है। किससे संबंधित प्रावधान है भाई? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप देखें कि नागरिकता का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, नागरिकता की महत्ता क्या हो सकती है। आखिर नागरिकता किसी भी देश के लिए कितना महत्व रखता है, किसी व्यक्ति मात्र के लिए नागरिकता कितना महत्वपूर्ण होता है। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आप कुछ कहानियों को सुनेंगे। कहानियाँ नहीं है, इसमें भी आपको शिक्षा मिलेगा। मेरे एक एक एग्जाम्पल में आपको शिक्षा ही मिलता है, मैं कुछ इधर उधर का बात नहीं करता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक देश का जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार हमारा ही पड़ोसी देश है भाई, पूर्वी क्षेत्र में आप देखते हैं कि बसा हुआ है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग निवास करते हैं, है ना। एक तो बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो कि बौद्ध मत को मानते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। कौन है? मुसलमान हैं। इन मुसलमानों को कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं। इन मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 30 से लेकर के 40 लाख के आसपास थी। वहाँ पे 30 से लेकर के 40 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या थी। जो बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं ये बहुसंख्यक हैं, ये हैं बहुसंख्यक। और ये जो बहुसंख्यक लोग हैं ये कहते हैं कि हम म्यांमार के मूल निवासी हैं, हम म्यांमार के मूल निवासी हैं। और इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये जो मुसलमान लोग यहाँ पे हैं ये बाहर से आकर के बसे हुए हैं। कहाँ से आकर के? बाहर से आकर के बसे हुए हैं, अर्थात ये बाहरी लोग हैं। कुल मिलाकर के ये इनके बीच का झगड़ा था। अच्छा, मुसलमानों और बौद्धों के बीच वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। इस बात से या तो कहें कि परेशान होकर या इसके रिटेलिएशन में इन मुसलमान लोगों ने यहाँ की म्यांमार की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाई? सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया तो ये जो बौद्ध लोग हैं अर्थात जो मूल निवासी लोग हैं, इन्होंने सेना के साथ मिल करके इन मुसलमानों को क्या कर दिया? मुसलमान जनसंख्या जो थी, ये जो मुसलमान जनसंख्या थी इनको कर दिया म्यांमार से बाहर। क्या कर दिया? म्यांमार से बाहर, अर्थात इनको भगा दिया। जब इनको इन्होंने भगा दिया तो ये मुसलमान धीरे धीरे, यही मुसलमान आप समझिए कि यही मुसलमान रोहिंग्या कहे जाते हैं। रोहिंग्या, इन्हीं को हम रोहिंग्या के नाम से जानते हैं। ये लोग, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये समझिए कि बांग्लादेश में गए, यही लोग इंडिया में आ गए बांग्लादेश के रास्ते, यही लोग ब्रिटेन में चले गए, है ना। यही लोग अफगानिस्तान का रुख कर लिए, यही लोग जर्मनी की ओर गए। ठीक है ना, मैंने नाम ले दिया है तो आप लोग सबका नाम लिख देंगे। और यहाँ पर जाकर के शुरू में ये बन गए शरणार्थी। ये रोहिंग्या क्या बन गए भैया? शरणार्थी। ये बन गए शरणार्थी। अच्छा, और यही रोहिंग्या जो है ये यहाँ के राजनीति का समझिए कि एक प्रकार से मुख्य बिंदु बने हुए हैं हमारे भारत में। ठीक है ना। अच्छा, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मणिपुर राज्य में, हमारे यहाँ एक राज्य है मणिपुर। आजकल आप देख रहे होंगे कि मणिपुर बहुत दहल रहा है, जल रहा है कुछ साल पहले। ये क्यों भाई? क्योंकि यहाँ भी बाहरी लोग, एक तो यहाँ पे बहुतायत मात्रा में बांग्लादेश के लोग और दूसरे लोग म्यांमार के आकर के बस गए हैं। और ये जो म्यांमार और बांग्लादेश से बाहरी लोग आकर के बस गए हैं, ये मांग करते हैं कानूनी अधिकारों का। किसका मांग करते हैं? कानूनी अधिकारों का। कानूनी अधिकारों से तात्पर्य क्या है भैया? तो इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूँ।
कानूनी अधिकारों का ये क्या करते हैं, मांग करते हैं। कानूनी अधिकार क्या होते हैं, इस बात को आप समझें। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार से सीधा सा मतलब यही समझिएगा कि वे सभी अधिकार जो किसी देश के परमानेंट नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किनको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार का अधिकार मांगते हैं। ये कहते हैं, और इसमें कुछ अधिकारों का मैं नाम भी बता दूं, वोटिंग राइट्स, इसके अलावा आप पाएंगे कि चुनावी गतिविधि, अर्थात कि मैं भी चुनाव लड़ूं भाई। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी ये मांग करेंगे। सरकारी योजनाओं की लाभ का, सरकारी योजनाओं में लाभ मांगेंगे। सरकारी जो योजनाएं हैं इसमें भी ये मांग करेंगे कि भाई हमको भी अधिकार आप दीजिए। सरकारी योजनाएं, इनका भी लाभ लेंगे। भैया आपको जो प्राप्त होता है 5 किलो चावल, उसका भी ये मांग करेंगे। समझ गए, यही कानूनी अधिकार होता है। इस बात को आप लोग शायद समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर सके होंगे। अब मैं आप लोगों को अगली कहानी पर लेकर के चलता हूं। अगली कहानी है अफ्रीका की। अफ्रीका में भी लगभग सेम यही कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग हो सके तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इधर देखिए। अफ्रीका का मैं आपको बात बताता हूं। एक देश है, आपको पता है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका देश नहीं है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना भाई, जिसमें कि 52-53 देश हैं। यहाँ पे है बहुत ज्यादा मात्रा में गरीबी होने के बाद उत्पन्न होती है भूखमरी, है ना। रोजगार की कमी, किसकी कमी, रोजगार की कमी, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी ना, भारी कमी। इसके अलावा गृह युद्ध जैसी स्थिति, इन स्थितियों से अफ्रीका बहुत भारी मात्रा में तबाह है। समझ गए। तो अफ्रीका से लोग चले जाते हैं यूरोपीय देशों में। कहाँ चले जाते हैं, यूरोपीय देशों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई, यूरोपीय देशों में। अब देखिए यूरोपीय देशों में किस रास्ते से जाते हैं भाई, तो भूमध्य सागर के रास्ते। कहा, भूमध्य सागर के रास्ते, भूमध्य सागर के रास्ते ये लोग चले जाते हैं। भूमध्य सागर में कैसे जाते हैं भैया, तो ये तैर कर जल के रास्ते निकलते हैं। कहां से, तैर कर जाते हैं, किस तरफ से, जल के रास्ते से। तो जैसे ही तैर करके जल के रास्ते से ये लोग पहुंचते हैं, जल के रास्ते ये लोग सीधे कहां पहुंचते हैं भाई, यूरोपीय देशों में पहुंचते हैं। ठीक है, यूरोपीय देशों में ये जैसे ही पहुंचते हैं, इनको मुलाकात होती है वहां की पुलिस से, और पुलिस इनसे पूछती है कि कहाँ भैया कागज दिखाओ नागरिकता संबंधी, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो। समझ गए। तो ये लोग पहुंचते हैं जल के रास्ते, ये लोग सीधे कहाँ पहुंचते हैं भाई, यूरोपीय देशों में पहुंचते हैं। ठीक है, यूरोपीय देशों में ये जैसे ही पहुंचते हैं, इनको मुलाकात होती है वहां की पुलिस से, और पुलिस इनसे पूछती है कि कहाँ भैया कागज दिखाओ नागरिकता संबंधी, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो। समझ गए। तो ये कहते हैं कि हमारी स्थिति इतनी बदतर है कि हमको मार डालो अथवा यहीं रहने दो, वापस अफ्रीका मत भेजो। नागरिकता का ये इंपॉर्टेंस है। समझ गए। तो जल के रास्ते ही आते हैं, तो पुलिस इनसे क्या मांगती है, पुलिस इनसे वैध डॉक्यूमेंट मांगती है। वैध डॉक्यूमेंट किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित वैध डॉक्यूमेंट मांगती है कि क्या यूरोप के हो, क्यों घुसे चले आ रहे हो।
समझ गए। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं भैया हम लोग तो हैं अफ्रीका के, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि हमको भाग करके बाहर आना पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर के एक यूरोपीय देश है आपका फ्रांस। फ्रांस में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रांस में आए हुए बहुत सारे शरणार्थी जो हैं, शरणार्थी, इन शरणार्थियों को यूरोपीय देश हो या फ्रांस हो, इन लोगों को एक कैंप दे दिया जाता है, शेल्टर होम जिसे कह सकते हैं। ये कैंप इनको दिया जाता है, शरणार्थी कैंप में इनको जगह दे दिया जाता है कि चलो भाई रहो। तो यही शरणार्थी कैंप के जो फ्रांस के लोग थे, इन्होंने, इन शरणार्थियों ने कानूनी अधिकारों का मांग कर दिया। किसका मांग कर दिया? कानूनी अधिकारों का मांग कर दिया, लीगल राइट्स का मांग कर दिया। अच्छा, कानूनी अधिकार क्या होते हैं ये पिछले स्लाइड पे बता ही चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग पहले बन करके आते हैं शरणार्थी और सीधे सीधे फिर मांग करने लगते हैं कानूनी अधिकारों का कि हमको कानूनी अधिकार आप दीजिए, हम अब यहाँ के परमानेंट निवासी हो गए, हम इतना दिन से यहाँ रह रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स में एक न्यूज चल रहा था बड़ा भारी कि ब्रिटेन में लगभग 10,000 युद्ध से प्रभावित मुसलमान क्षेत्रों से आए हुए लोग वो शरणार्थी बन करके रह रहे थे और उस तरफ जाने वाली ब्रिटिश महिलाओं को ही, ब्रिटेन की जो महिलाएं थी उनका ही बलात्कार कर रहे थे। तो बताइए, ये शरणार्थी पहले तो रोते गाते आते हैं कि मार डालो लेकिन अफ्रीका मत भेजो, मार डालो लेकिन फलाने देश ना भेजो, लेकिन बाद में ये एक सिरदर्द बन करके उभर जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये कहीं के भी लीगल नागरिक नहीं है, इनके पास